मॉर्निंग क्लास। चलिए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। सिर्फ मैटर लिखा हुआ है क्योंकि आप लोग मैटर को किसी और मैटर से जोड़ देते हो, जो स्कूल में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उसको आप मैटर कहते हो, ठीक है। तो चलिए अब जो मैटर हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो पढ़ लेते हैं, बाहर वालों को बाहर देखा जाएगा बाद में, ठीक है। तो मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ मास हो, कुछ वजन हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, ठीक है। जैसे ये पेन जो है ये भी क्या है, ये भी एक मैटर, क्योंकि इसका भी कुछ एक मास है और साथ ही साथ क्या है, ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज जिसके पास कुछ ना कुछ मास है, मीन्स कुछ वजन है और कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलिए, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब जैसे मास एंड हैड ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस क्या होता है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हो गया। भाई 3D फिगर आप पढ़े होंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, मैथ पढ़ा है वहाँ पे। अभी लास्टली हमने चैप्टर पढ़ाया था आपको, जिसमें आप क्या करना था, एरियाज निकालने, उस क्यूब एरिया, सरफेस एरिया निकाल रहे थे आप, और साथ ही साथ वॉल्यूम निकाल रहे थे। तो जो ऑक्यूपाई स्पेस वाली बात है, वो पार्टिकल जो स्पेस कवर अप कर रहे हैं वो क्या है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम, ठीक है। वो स्पेस क्या है, वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? तो दे कैन मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। और हम ये आगे और विस्तार से पढ़ेंगे जब हम एटम के बारे में जानेंगे। प्लीज क्लोज योर बुक। हाँ, और आगे विस्तार से पढ़ेंगे जब हम एटम के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपका एटम होता है, फिर वो इंडिविजुअल है, क्या क्या है, वो एक नया चैप्टर आएगा आपका, अप्रोक्स सेकेंड चैप्टर मैटर इज प्योर, और उसके बाद थर्ड चैप्टर वो आ जाएगा, एटम के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से जानेंगे। तो सभी जो चीज़ है, हमारा जो है बॉडी जो है वो भी पढ़ेंगे, किससे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे सेल, कि हमारे जो बॉडी स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, सेल है, वहाँ पे भी एटम मत कर, हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, क्लियर। चलिए, फिर वी कैन आइदर सी, टच, टेस्ट और फील, हम तो यह उन चीज़ों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हवा, इसका भी कुछ मास होता है, आप सिलेंडर ले लो, उसके अंदर गैस जो भरी रहती है उसको निकाल दो, उसका मास हल्का हो जाता है ना, उसका भी कुछ मास होता है। और जब वो लीक करता है तो पूरा घर जान जाता है कि गैस लीक हो रही है, उसका कुछ, देखिए उसमें स्मेल होती नहीं, लेकिन जानबूझ के डाला जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि स्मेल अगर नहीं हो, पहली बात तो उसकी कुछ भी स्मेल नहीं होती, लेकिन जानबूझ को उसमें स्मेल डाली जाती है, इसलिए डाली जाती है जिससे लोगों को पता चल सके, ठीक है। अगर उसमें कुछ महक नहीं रहेगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गैस लीक कर रही है, ठीक है। तो इसलिए पता चलने की उसमें स्मेल डाली गई, नहीं पता चलेगा गैस लीक हो रही है, पता भी नहीं चला, ब्लास्ट हो गया, ठीक है। तो पता चले इसलिए उसमें स्मेल डाली गई, इसमें अपने मन से स्मेल नहीं रहती है कोई भी, क्लियर। फिर हम किसी चीज़ को देख सकें, टच कर सकें, ठीक है, महसूस कर सकें या फिर टेस्ट कर सकें, वो सभी चीज़ें किस कैटेगरी में आती हैं, मैटर, ठीक। आपका एयर भी मैटर, क्लियर। इसमें अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस मिलते हैं आपको, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे आप धूं करके हुए घूमते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कई पार्टिकल्स आपको मिलते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं नॉन मैटर कौन सी चीज़ है। जैसे हमने देख लिया भाई, चेयर जो है मैटर है, सॉइल जो है मैटर है, वाटर जो है मैटर है, एयर जो है मैटर है, मेटल जो है मैटर है, नॉन मेटल जो है मैटर है। अब मैटर है क्या नहीं वो देख लेते हैं। लाइट, साउंड, शैडो, पेन, हैप्पीनेस, ठीक है। क्या लाइट का कोई मास है? नहीं। वो मूव भी कैसे कर रही है, विद द हेल्प ऑफ अ मीडियम। अगर एयर प्रेजेंट ना हो तो मूवमेंट ऑफ लाइट भी होने पॉसिबल नहीं, ठीक है। उसको मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, तो ना उसके पास मास है ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर, इज दैट क्लियर। तो क्या हो गया, नॉन मैटर हो गया, मैटर नहीं है वो, इज दैट क्लियर, गॉट इट। अब बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर। अगर उनकी फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो 3 प्रकार के मैटर, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और तीसरा क्या है,
गैस। इज दैट क्लियर? तो अब सॉलिड की बात करते हैं। तो सॉलिड में क्या है? सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड है, बहुत क्लोज है, ठीक है। ये लोग पिक्चर देख के तुरंत तुरंत आए हैं, हम साथ साथ हैं वैसे करके, देखो तुम क्लोज बैठे हैं, हाँ गाना गा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमें फैमिली बड़ी थी ना, हम साथ साथ हैं, यहाँ पे कौन से आ गए? यहाँ पे थोड़ा पार्टिकल के बीच में गैप है। ये कौन से वाले हैं? एक दूसरे के रहते हैं साथ हम, तो ये हम वाले हो गए। तो वहाँ पे फैमिली छोटी थी ना, तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा गैप भी है, ठीक है। गैप प्रेजेंट, हाँ ठीक है, दरार बीच बीच में गैप, ठीक है। लेकिन देखिए पार्टिकल्स में गैप तो है, लेकिन इतना गैप नहीं कि बाउंड्री से बाहर निकल सके, ठीक है। गैप तो है लेकिन इतना अधिकार नहीं है कि सीमा रेखा पार की जा सके, ठीक है। तो सीमा रेखा के अंदर रहते हैं, सीमा और रेखा यहाँ पर देखभाल कर रही है। और यहाँ पे पार्टिकल्स जो है स्टैंड स्टिल, मूवमेंट इसमें भी हो रहा है, बट वहीं भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, हिल नहीं रहे, हिल भी नहीं सकते, इतना स्ट्रिक्ट फैमिली है, ठीक है। और ये ऐसी फैमिली है, हम दूर दूर है, हाँ इसमें ये ऐसी फैमिली है, इसमें कोई भी पार्टिकल पास रहना ही नहीं चाहता है, सब मौका तलाशते हैं दूर भागने का। जैसे कि हमारे घरों के बच्चे, मौका मिले कहीं घूमने का, पेरेंट को परमिशन दे दें, अकेले घूमने निकल लेंगे, भले चाहे इतना बाहर दिक्कत हो, लेकिन नहीं उस तरह से इधर भी मूव करते हैं, ठीक है। सिलेंडर थोड़ा सा भी अगर खुल जाता है तो उसके पार्टिकल्स पूरे घर में बिखर जाते हैं। और पीछे वाले कमरे में बैठे दादाजी भी आवाज लगाते हैं, अरे सिलेंडर लीक हो रहा है, महक नहीं आ रही क्या? फिर जाके वहां से बंद किया जाता है। इंसेंस स्टिक दादी कहाँ पे जलाती हैं? मंदिर में घर के बच्चे जलाती हैं, और पूरे घर में उसकी महक पहुंच जाती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये अट्रैक्ट क्यों करते हैं, इसका कारण आपने जाना। अट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इनके बीच में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, जो कि इन सभी को एक दूसरे से जोड़ कर रखा हुआ, ठीक है। इसमें क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ग्रेटर होता है, यहां पर होता है लेसर देन सॉलिड, सबसे कम नहीं होता है, और यहाँ पे लीस्ट होता है, सबसे कम होता है, लोवेस्ट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा यहाँ पे रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम रहता है किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के। और सबसे कम किसमें रहता है? गैस। उसी हिसाब से इनवर्स में बात करो, अब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लेसर, वेरी लेसर, बहुत कम रहता है, लीस्ट कह सकते हो आप। लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है सॉलिड में लीस्ट रहता है, अब लीस्ट कह सकते हो। और दूसरा क्या है? लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर मीडियम फॉर्म में, या फिर हम कहें ग्रेटर रहता है किस कंपैरिजन में? सॉलिड की कंपैरिजन में। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की सीमा ही नहीं होती कहां पर? गैस में। अब वही एक सिलेंडर जो है आप कमरे के अंदर ओपन कर दीजिए तो पूरे कमरे के अंदर गैस फैल जाएगी, स्पेस में छोड़ दीजिए पूरे स्पेस में पार्टिकल्स उसके फैल जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है ना कि रसोई घर के बगल में खिड़की होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर गैस लीक भी कर रही हो तो आसानी से वो एयर में मिल जाए, समझ आया? और हमेशा खिड़की ओपन रहनी चाहिए, या ओपन एरिया में अगर आप गैस से संबंधित कुछ काम करें तो ओपन एरिया में करिए। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि उसके पार्टिकल जब स्प्रेड आउट हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में तो फायर, आग नहीं लगेगी, ठीक है, इफेक्ट नहीं होगा, उतना नुकसान नहीं होगा, कहते हैं ना। तो इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, कोई भी टेंशन नहीं। ये वो बच्चे होते हैं क्लास के जिनको मतलब ही नहीं पढ़ाया क्या जा रहा है, उनसे ये मतलब है कि लंच में हम आज लाए क्या है, शाही पनीर लाए हैं, वो हम आज खाएंगे और घर जाएंगे और फिर यही शाही पनीर दोबारा घर में खाएंगे। उनका पूरा टेंशन इसी में रहता है, ऐसा पार्टिकल्स। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब सॉलिड में क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हैव नो मूवमेंट, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। जो पार्टिकल है वो टाइटली पैक्ड है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम भी होता है। डेफिनिट शेप और वॉल्यूम क्यों होता है? क्योंकि जब पार्टिकल्स मूव ही नहीं करेंगे तो ना इसमें
शेप चेंज होगा, इसीलिए डेफिनिट शेप होगा और डेफिनिट वॉल्यूम होगा। इज दैट क्लियर? ds एंड dv, ठीक है। और यहां पर इनडेफिनिट शेप होगा और डेफिनिट वॉल्यूम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, भले विद इन बाउंड्री मूव कर सकते हैं, लेकिन मूव तो कर सकते हैं। अब मूव करते हैं तो आ से आ तक जाएंगी, तो इसके कारण क्या होगा? उसको बाल्टी में रखो, बाल्टी का शेप, ग्लास में रखो पानी को, ग्लास का शेप, जग में रखो, जग का शेप, मुंह में रखो, मुंह का शेप, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे आप रख के अलग अलग शेप बना सकते हैं। तो इसका जो है शेप तो इनडेफिनिट, कोई डिफाइंड नहीं, लेकिन वॉल्यूम वही रहे। ऐसा नहीं कि बाल्टी में एक गिलास पानी डालोगे बाल्टी भर जाएगी और ग्लास में डालोगे तो ग्लास में आधा ग्लास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वॉल्यूम सिमिलर ही है। क्लियर? इज दैट क्लियर? गॉट इट? चलिए फिर लास्ट की बात करें, यहाँ पे इनडेफिनिट शेप भी है और इनडेफिनिट वॉल्यूम भी है। क्यों ऐसा? वॉल्यूम क्यों इनडेफिनिट है? क्योंकि जब वो गैस मिल जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं इसके पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, लेकिन जब गैस के साथ रिएक्ट करते हैं तो और ज्यादा हो जाता है ना। हाई इंटेंसिटी वहां पे जलती है, लेकिन महक यहाँ तक आ जा रही है। इसका मतलब क्या है? वो फ्रीली मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स उसके, और कोई डिफरेंट शेप भी नहीं। सिलेंडर में रखो, सिलेंडर का शेप ले लेगा। रूम में ओपन कर दो, रूम का शेप ले लेगा। रूम के दरवाजे खिड़की खोल दो, एटमॉस्फेयर का शेप ले लेगा, कोई डिफिनिट शेप नहीं। इज दैट क्लियर? इसलिए इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? चलिए फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। और उसी का अपोजिट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा गैस में होता है, उससे कम होता है लिक्विड में, उससे कम होता है सॉलिड में। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तीनों स्टेट समझ में आया? फिजिकल स्टेट को देखते हुए समझ में आ गया मैटर के तीन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इज दैट क्लियर? अब दो और स्टेट्स आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चैप्टर तो ऐसे भी नहीं इंपॉर्टेंट कट गया, बट ये पढ़ इसलिए रहे क्योंकि आपका नेक्स्ट चैप्टर भी मैटर से ही जुड़ा हुआ है। तो जब मैटर को ही नहीं जानोगे तो कैसे जानोगे मैटर प्योर क्या है, इम्प्योर क्या है? इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना थोड़ा सा आवश्यक था। चलिए तो उन दो फेजेस को भी देख लेते हैं क्या है। एक है प्लाज्मा स्टेट और एक है बीसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस नाम जो सुन रहे हो लग रहा है भाई साइंटिस्ट का नाम है बोस भी, आइंस्टाइन भी। और आपको बहुत सुन के गर्व होगा जो बोस जो थी कहाँ के थे साइंटिस्ट? इंडिया के ही। नाम से ही लग रहा होगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। प्लाज्मा, the state consists of super energetic particles, high density of particles and highly energized means movement of particle due to energy. This means this state is known as plasma. Sun have particles high and high energy. मीन्स ये ऐसे स्टेट होती है जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी होती है, तो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। ठीक है, मूवमेंट होना और तेज़ी से मूवमेंट होना एक अलग वो है। तो उस स्टेट में, जिस स्टेट में पार्टिकल बहुत ज़्यादा उनके पास एनर्जी है, जिसके कारण चाहे काइनेटिक एनर्जी इसके कारण मोशन बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर चाहे बाहर, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट। क्लियर? जब पार्टिकल के पास जो है एनर्जी ज्यादा होती है, वो बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, उसे हम क्या कहें? प्लाज्मा स्टेट। दूसरा स्टेट है बोस आइंस्टाइन स्टेट। इसमें क्या है? यहाँ पे टेम्परेचर हाई था, वहां पे टेम्परेचर लो हो गया, वहां पे यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, वहां पे एनर्जी लो हो गई। जस्ट इसका अपोजिट वो हो गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, तो इज फॉर्म बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी about 100,000 the density of a normal air
to the super low temperature discovered in 1920 by S.N. Bose and Albert Einstein। इसमें बहुत कम टेम्परेचर रहता है और सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी कब ज़्यादा होती है पार्टिकल्स के पास? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आपने चेंज ऑफ स्टेट अभी पढ़ने वाले, ठीक है। तो बहुत लो टेम्परेचर होता है, इसलिए एनर्जी बहुत लो होती है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं, मूवमेंट बहुत कम होता है, होता ही नहीं। तो उस स्टेट को आपने क्या कहा है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। अब बोस का जो एस.एन. बोस थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जो कि दोनों लोगों ने मिलकर के इसका खोज की थी, इस स्टेट की। क्लियर? मैटर की इस स्टेट की। इज दैट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? आपने एक चीज पढ़ा था अभी फिजिक्स में ही, लास्ट चैप्टर जो था उसमें था, क्या पढ़ा था? वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था। मैकेनिकल एनर्जी में दो फॉर्म पढ़े थे, उसमें एक पढ़ा था आपने काइनेटिक एनर्जी, कि जब कोई पार्टिकल है वो मूव करेगा, ठीक है, तो उसमें कौन सी एनर्जी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी। और अब हम यहां पढ़ेंगे कैसे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी भी पार्टिकल को हम चेंज कर सकते हैं, उसे देखेंगे। जैसे सॉलिड को, जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज्ड होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, इतने क्लोज आप सोच ही नहीं सकते, थोड़ा सा भी गैप नहीं रहता, क्योंकि आप सॉलिड के साथ कुछ मिक्स कर पाते हो? नहीं मिक्स होता है। मिक्स करते हो, मिक्स हो रहा सॉलिड के साथ, जब तक उसको किसी सॉल्वेंट में नहीं डालते हो, किसी प्रकार का सॉलिड मिक्स नहीं होता। वो मिक्सचर भले बन सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होंगे जब तक कोई क्या ना मिले आपको, सॉल्वेंट, लिक्विड कोई ना मिले। और सबसे बड़ा सॉल्वेंट कौन है आपका? वाटर। उसके साथ ज़्यादा चीज़ें आप मिलाते हैं, क्लियर? तो ये किसी साथ मिक्स नहीं होगा, अभी इनके बीच में गैप नहीं है। वही वाटर में आप शुगर मिला देते तो मिक्स क्यों हो जाता है? क्योंकि जो वाटर के बीच में जो गैप है पार्टिकल्स के बीच में, उनमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं शुगर के, वहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, इसलिए आपको दिखते नहीं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? डाउट हो बता दो, समझ आ गया ना? चलिए, तो जब सॉलिड को हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिव हीट, देखो मेरा बर्नर कितना बड़ा है, देख लीजिए बहुत ज्यादा फ्लेम्स निकल रही हैं, ठीक है। जब हम खूब ज्यादा उसको हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तब क्या होगा? जो पार्टिकल उसके एक ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे थे, उनको मिलेगी काइनेटिक एनर्जी, और वो वाइब्रेट होते होते क्या करेंगे? आगे मूव करने लगेंगे। तो जब आप क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है? जो पार्टिकल्स एक ही जगह वाइब्रेट कर रहे थे, उनको एनर्जी, सडन एनर्जी मिलने लगती है और धीरे धीरे वाइब्रेशन तेज हो जाता है, ठीक है। और जब वाइब्रेशन तेज हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा गैप भी बनेगा, और जब गैप बनेगा तो किस फॉर्म में चले जाएंगे? लिक्विड फॉर्म। थोड़ा थोड़ा गैप ही तो रहता है लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म में। और फिर और अगर इंटेंसिफाई करें हीट, तो क्या हो जाएगा? लिक्विड से किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे? गैस। और वही जब आप कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी तो क्या होगा? पार्टिकल्स मूव करना धीरे हो जाएंगे, और जब पार्टिकल्स का मूवमेंट धीरे हो जाएगा तो फिर वही वापस रिवर्सिबल प्रोसेस चलना लगेगा, फिर हो जाएगा गैस से लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड। क्योंकि जब हम क्या करें, किसी चीज को कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है। कभी तवे में चने को फूटते हुए देखे हो? कैसी काइनेटिक एनर्जी से मिलती है, फाट फाट करता रहता है, हाँ? वैसे ही क्या है, जब रिवर्स करेंगे, हम ठंडा करेंगे, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। क्लियर? समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पे मैटर 3 स्टेट्स में है। अब 3 स्टेट्स इंटरचेंज आपस में कैसे करते हैं? सीधी सी बात है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेसर देन सॉलिड, एंड यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट। दैट्स व्हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज ग्रेटर, लेसर देन गैस, एंड वेरी स्मॉल, या फिर वी कैन से नेग्लिजिबल स्पेस इज देयर, ठीक है भाई। यहाँ पे हम कुछ भी अंदर नहीं डाल सकते, नेग्लिजिबल स्पेस है ना, हम चाहे यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ डाल दे, नहीं डाल सकते,
ठीक है, पानी एक बार एब्जॉर्ब कर सकता है, वो भी बहुत कम। इज दैट क्लियर? चलिए आइए आगे देखते हैं। तो स्पेस होता है, इस कारण से पानी भी जाता है, अगर स्पेस होता ही नहीं तो पानी भी ना जाता। भाई ये सॉलिड है, पानी डालोगे तो फूल जाएगा, स्पेस है तभी तो पानी जा रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए अब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए क्या है, फ्यूजन या फिर से हम मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं। जब हीट इंटेंसिफाई करते हैं तो सॉलिड से क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। लिक्विड से जब गैस फॉर्म में चेंज करते हैं तो बॉइलिंग और ज्यादा इंटेंसिफाई करते हैं, उसे हम वेपोराइजेशन कहते हैं। और गैस से फिर सॉलिड आता है, कौन से प्रोसेस से, सब्लिमेशन। ये कुछ ही जो है, कुछ सीमित क्या है आपके पार्ट मैटर है जो कि डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड डायरेक्टली गैस में चेंज हो, जैसे CO2 या हम जिसे ड्राई आइस कहते हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर्स में होता है, वेपर से फिर सॉलिड में हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होता है। तो कुछ ही इस तरह के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। कपूर जो है आपका, ठीक है, श्रद्धा कपूर, सोनम कपूर नहीं, जो कपूर आप जलाते हैं जिसे आप कैम्फर कहते हैं, क्लियर, वो भी डायरेक्टली चेंज हो जाता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और इवन दो आप पब्लिक वॉशरूम्स में जाएं तो आपको वाइट वाइट गोलियां मिलती हैं, नेपथलीन बॉल्स, वो भी आप देखे होंगे। इज दैट क्लियर? यस सर जी। वापस चलें, गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन, वाटर साइकिल आपने पढ़ा ही है। यहाँ से वाटर इवोपरेट होता है, ऊपर जाके क्या होता है, कंडेंस होता है, और या तो बर्फ गिरती है या तो पानी गिरता है, हाल दोनों में खराब होता है। फिर लिक्विड से चेंज होता है आपका डायरेक्ट, फिर उसमें सॉलिड में फ्रीजिंग, डीप फ्रीजर में आप पानी रख देते हो, सुबह सुबह बर्फ खाते हो, आज मत खाना नहीं तो बीमार हो जाओगे, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन या उसे आप फ्रीजिंग कहेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको तीनों प्रोसेस कैसे तीनों स्टेट्स में चेंज होते हैं। एक है अब जो कंप्रेस किया जाता है, क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, और गैसेस फॉर्म को लिक्विड में चेंज किया जाता है। जैसे कि मैंने कल ही इसको डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में आपने देखा भी होगा कि जो LPG लिक्विफाइड क्या है, पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, जिसको जो है हम सिलेंडर्स में कैसे भरते हैं, गैस पाइपलाइन के थ्रू नहीं, वो जब फिल्ड अप होता है उन सिलेंडर्स में किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म। और कैसे होता है जरा देखिए, हमने मान लिया एक इंजेक्शन, ठीक है, जिसका नोजल बंद करके रखे हुए हैं, और ऊपर से एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स पहले फ्रीली मूव कर रहे होंगे, ठीक है, समझते चलिए भाई, इंजेक्शन समझ में आए चलना है, लेकिन फिगर समझिए। जब आप उसमें प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और किसी भी प्रकार से बाहर मूव करने का कोई रास्ता नहीं, सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, हैंड्स अप। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं। क्या करते हैं, पार्टिकल धीरे 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 पास आने लगते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स पास आने लगते हैं तो किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, गैसेस फॉर्म से चेंज होते हैं लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड में क्यों चेंज होंगे, सॉलिड में चेंज होने के लिए और ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं मानता हूँ एक आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि आप इंजेक्शन में जब बहुत प्रेशर लगाते हैं तो बगल से हवा निकल जाती है, नहीं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कैसे हो सकता है। भाई देखिए क्या है, पार्टिकल क्लोज आना है, या तो हम क्या करें, ठंडा करें तब आ सकते हैं पास, या दूसरा तरीका है कि हम उसमें प्रेशर लगाएं। तो हम प्रेशर लगा रहे हैं, उससे क्या करेंगे, इतना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे इसके पार्टिकल्स पास आने लगेंगे, और पार्टिकल्स पास आने लगेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, गैसेस फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। इसीलिए आप क्या है, LPG है, और इसी कारण क्या है आपका CNG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसी तरीके से फिलअप किए जाते हैं आपके सिलेंडर्स। सोच लीजिए 15 किलो गैस, 15 किलो गैस ऐसे ओपन कर दे पूरा कमरा भर जाए, वही गैस को फिलअप कर देता है एक छोटे सिलेंडर। छोटा गाँव से भारी होता है, छोटा है भाई, कंपैरिजन आपके पूरे कमरे के बराबर थोड़ी है वो, कंपेयर करो तो उसमें फिलअप कर देता है किस फॉर्म, जब अब उसे प्रेशर से आप भर रहे हैं। कई बार होता है जब गैस रिफिल की जाती है, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज नॉट ऑथराइज, कानून से मना करता है, जिससे ब्लास्ट भी हो सकते हैं, लेकिन लोग करते हैं। जब ट्रांसफर करते हैं तो लिक्विड निकलता है, तो लोग क्या समझते हैं इसमें पानी भर के रखे थे वजन हो जाए, पर पानी नहीं भरे, तो पानी ही था,
लिक्विड फॉर्म में ही था बट वो गैस। इज दैट क्लियर? समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए अब आप जान लीजिए सिलेंडर से गैस कैसे बाहर आ जाती है। भाई बाहर तो नहीं निकलना चाहिए, वो भी इतने प्रेशर से। भाई बहुत प्रेशर से गैस आती तभी तो करके जलता है। हाँ कैसे आती? क्योंकि उसमें अंदर प्रेशर रहता है। वही जब प्रेशर वेट मिनट जब प्रेशर जब निकल जाता है, वही प्रेशर जब बाहर हो जाता है तो क्या होती है? गैस निकलना बंद हो जाती है। प्रेशर ही तो रहता है जिसके कारण गैस बाहर आ रही है। भाई नॉर्मल ये इसमें भी तो ये गैस भरी हुई है, गैस है ना, क्यों नहीं निकल रही? बाहर निकले भाई प्रेशर। गैस क्यों नहीं निकलती? कब निकलती है? जब गैस निकलेगी तब, जब इसमें क्या हो प्रेशर ऐसे करने लगो आप तो इससे क्या है गैस पहले निकलेगी, फिर जाके लिक्विड निकलेगा। तो सिलेंडर में प्रेशर पहले से ही एक्सर्टेड है ना, दैट्स व्हाई सिलेंडर से आराम जहाँ नोजल ओपन करते कहाँ गैस बाहर होती है। होता है कि नहीं होता? समझ में आया? इज दैट क्लियर? यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलिए लिक्विड होता है तो लिक्विड निकलना चाहिए, गैस क्या निकल। जब धीरे धीरे जब प्रेशर कम होगा तो वही पार्टिकल जो पास आए थे वो फिर नाराज हो जाते हैं ना, झगड़ा हो जाता है, फिर दूर जाने लगते हैं। और दूर जाने लगते हैं फिर गैस फॉर्म में निकलते हैं। भाई आपने सुलह करा दिया, खूब प्रेशर डाला, सुलह होना चाहिए, पार्टिकल पास आ गए और जहाँ देखेंगे कि जो सुलह कराने वाला जो प्रेशर है वो निकल गया बाहर, फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, तीर कमान खींच गए और फिर पार्टिकल दूर दूर हो गए। समझ में आया? जब आपने प्रेशर एक्सर्ट किया था, हाई प्रेशर एक्सर्ट किया, मीन्स यहाँ पर जगह कम थी और गैस ज़्यादा थी। प्रेशर मतलब यही ना कि जगह कम है, स्पेस कम है और गैस ज़्यादा है, इस कारण से प्रेशर बना हुआ है। प्रेशर बना हुआ है जिसके कारण पार्टिकल्स पास आ गए, ठीक है। और जहाँ पर धीरे धीरे आपने नोजल ओपन कर दिया तो धीरे धीरे गैस निकल रही ना, तो प्रेशर भी तो अंदर कम हो रहा है और जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वही जो पार्टिकल्स क्लोज आए थे वो दूर जाने लगते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलिए ठीक है, नहीं लगता। चलिए ये देखते हैं मैटर को हम 3 फॉर्म्स में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर को। डिग्री सेल्सियस, जिसको हम डिग्री सेल्सियस कैसे, सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन को कैपिटल के से, और फॉरेनहाइट को डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। कई बार हमारे मन में सवाल आता था, आपके मन में भी सवाल आता होगा, 98.9 लिखा हुआ है, ठीक है। तब हमें नहीं पता था फॉरेनहाइट है कि ये डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि तब छोटे थे, फॉरेनहाइट से बताने वाला कोई नहीं, ठीक है। तब ये सोचते थे कि हम लोग को यही पढ़ाया जाता है कि बॉइल वाटर करता है 100 डिग्री सेल्सियस में और टेम्परेचर हमारा 98.9 है, तो हमारे लोग का खून काहे नहीं खोलता है? तो भी खोलना चाहिए भाई। 70% ऑफ वाटर बोला जाता है हमारे ब्लड में, और उसके 70% ऑफ वाटर हमारे पूरे बॉडी में, उसके बाद हमारे ब्लड क्या कहते हैं, ब्लड का जो है पूरी बॉडी का टेम्परेचर हमारा 98.9 है, तो ब्लड खोलता क्यों? खोलना चाहिए। लेकिन बाद में पता चलिए डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो डिग्री फॉरेनहाइट में दिया रहता है, तो उसके लिए बड़ा कंफ्यूज होते थे, ठीक है। आप चलिए, अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया है, टेम्परेचर केल्विन में निकालना है और आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हो, किसमें दिया हुआ है? डिग्री सेल्सियस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट 273 आप ऐड कर दोगे, आपको केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा। और अगर आपका सेल्सियस में दिया हुआ है और फॉरेनहाइट में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, F = हो जाएगा 9/5C + 32, ठीक है। यहाँ पे C की वैल्यू मींस डिग्री सेल्सियस में जो भी वैल्यू दी है, जो भी XYZ वहां पे आप रख दोगे, आपको वैल्यू निकल आएगी। अब अगर आपको सेल्सियस में दिया, फॉरेनहाइट में चेंज करना तो भी आसान है। कैसे होगा भाई? सीधी सी बात है, ये हो जाएगा F - 32 = 9/5C। C = हो गया F - 32 इंटू हो जाएगा आपका 5/9, यही तो होगा, हुआ। अब इधर अगर हमें सेल्सियस में निकालना है तो क्या करेंगे, अगर केल्विन में जो भी दिया है उसमें 273 माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर? दोनों फॉर्मूला आपको मिल गए, ठीक है। अब चाहे डिग्री सेल्सियस में निकालना हो आपको, चाहे फॉरेनहाइट में निकालना हो, चाहे किसी में भी दिया हो, आप तीनों में इंटरचेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन भी एक नॉर्मली 1-2 आ सकते हैं न्यूमेरिकल टाइप के,
ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, वैसे भी चैप्टर कटा हुआ है, पढ़ने के लिए समझने के लिए पढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आया? दिक्कत है यहाँ पे कोई? चलिए अब एक चीज नहीं समझ में आती कि जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस। भाई अगर एक नॉर्मल, एक सीधी सी बात है, अगर मेल्ट हो रहा है तो हमें टेम्परेचर बढ़ना चाहिए और फ्रीज हो रहा है टेम्परेचर घटना चाहिए। ये 0 भी सेम क्यों रहता है? या फिर हम कहें बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस रहता है वाटर का। वाटर की बात कर रहे हैं, सभी लिक्विड का नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट के बाद? इवेपोरेटिंग, हाँ फ्रीजिंग पॉइंट ना। बॉइलिंग पॉइंट के बाद, बॉइल के बाद क्या करता है पानी? इवेपोरेट भी किस पॉइंट पे करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे सेम रहता है। क्योंकि भाई हम सभी लिक्विड के बारे में बात तो नहीं कर सकते, सभी सब्सटेंस के बारे में बात नहीं कर सकते। एक ही चीज है जो हम रोज सुबह शाम देखते रहते हैं, नहाते वक्त नहाते हैं पूरा, जब तक पूरा कहते हैं साउथ इंडियन डांस नहीं हो जाता है तब तक नहाते ही नहीं। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। फिर इसके बाद क्या होगा? थोड़ा सा पानी लेंगे, हाँ अभी 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 थोड़ा सा नॉर्मल है, तो फिर जाके एक ऐसे करके, वो भी बहुत प्रेशर में, जो पहला मग्गा होता है पानी का बहुत प्रेशर में होता है गिरना, और वो जहाँ गिर जाता है उसका फटाफट, अरे जल्दी करो बहुत ठंडा है। हाँ, पहला जो मग्गा होता है वही ठंडा आता है ना, सबके साथ होता है, हमारे साथ ही नहीं, सबके साथ। चलिए मैं गर्म पानी से नहाता हूँ। हाँ, गर्म से नहाने पे नहीं होता है, हम भी नहाते हैं गर्म से, बट मैं बता रहा हूँ नॉर्मल बाथरूम में होता क्या है, बस यही सब। ठीक है, तो अब देखो मेल्टिंग पॉइंट भी, फ्रीजिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट भी और इवेपोरेटिंग पॉइंट भी सेम 0 है, ये 100 है। क्यों? मेल्टिंग पॉइंट वहाँ स्टार्ट। इंडिया वांट्स टू नो, ऐसा क्यों होता है बताइए। हार्डवेयर को स्वामी जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है, सेम टेम्परेचर क्यों रहता है? जब मेल्टिंग पॉइंट वहाँ से स्टार्ट होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस। आइए देखते हैं कैसे होता है। जी सर। चलिए, क्यों होता है वो जानने के लिए हमें मिलना पड़ेगा कल के एपिसोड में, ऐसा बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। चलिए देखते हैं। एक बीकर लेते हैं, क्या लेते हैं? बीकर। हाँ, ले लिया? नहीं है सर। नहीं, चलो अभी हम बना लेते हैं। वो हमारे पास वो सकला घुंगू वाली पेंसिल। एक बीकर है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बर्नर जला दिया। भाई बहुत मजबूत बर्नर है, तेज जल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो ही नहीं, लेकिन जल रहा है, लगा। चलो, तो यहाँ पे मैंने पानी भर दिया, ठीक है, और इसको पूरा बंद कर दिया, कहीं भी जाने की जगह नहीं, चावल तो बंद है। बस एक गैप है जिसमें हमने क्या कर दिया, थर्मोमीटर डुबा दिया। बड़ा पतला थर्मोमीटर है, स्लिम, ठीक है। चलिए, थर्मोमीटर दिख गया, थिनेस्ट थर्मोमीटर इन द वर्ल्ड। चलिए, रीडिंग थर्मोमीटर, हम थप्पड़ मारेंगे, रीडिंग वीडिंग दिखाओगे, छोड़ो, बाहर नहीं गया रीडिंग। ठीक है, तो अभी यह थर्मोमीटर लगा दिया गया, जो कि हमें रीडिंग किस में देगा, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हमने जब स्टार्ट किया था तो वो 36 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते गए वैसे वैसे क्या है, टेम्परेचर बढ़ता गया, जितना और बढ़ाए उतना और बढ़ा, जितना और बढ़ाए उतना और बढ़ा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और जब पहुंचा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, वहीं पे कम वक्त रुक गया। फिर 100 के ऊपर जा ही नहीं रहा, पानी इवेपोरेट होता जा रहा है, सेल्सियस बढ़ ही नहीं रहा, बढ़ ही नहीं रहा, बढ़ ही नहीं रहा, वहीं पे रुका हुआ टेम्परेचर। हीट लगातार बढ़ रही है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। इवन तो जब आप पानी बॉईल करते होगे, अगर आप रॉड का, इंडक्शन रॉड का इस्तेमाल करते होगे, तो आप देखते होगे कि एक समय तक, जब तक वो बॉईल नहीं करता है तब तक टेम्परेचर आपकी बाल्टी का बढ़ता रहता है, और जब वो बॉईल करने लगता है वहीं पर टेम्परेचर रुक जाता है। क्यों? यहाँ से हीट तो हम बढ़ा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर पे इफेक्ट क्यों नहीं दिखता है? इसका कारण क्या है? क्या ये बकेट खा जा रही है हीट? क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है?
क्योंकि हम जो पढ़ते हैं दैट 100 डिग्री सेल्सियस में पानी इवोपरेट होने लगता है, वो है स्टार्टिंग ऑफ इवोपरेशन। इवोपरेशन होना स्टार्ट करता है, ना कि पानी कंप्लीटली इवोपरेट हो जाता है। ऐसा होता तो पानी हमारा गर्म होते ही गायब हो जाता, हम नहा ही नहीं पाते गर्म पानी से। डेली यही होता, पता चलता हम गर्म करने जाते, खाना वाना खाते खाते पता चला कि वो हवा में विलुप्त हो गया, पानी ही नहीं, फिर हम लोग भाप से नहाते डेली, ऐसा होता। तो ऐसा क्या है इसके बीच में प्रॉब्लम्स क्या? तो मजाक छोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब पार्टिकल्स जो है लिक्विड में थोड़ा सा गैप होता है, उनको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो जो पार्टिकल का मूवमेंट है, मींस जब वो इवोपरेट हो रहा है, मींस एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से दूर मूव कर रहा है, तो जब वो मूवमेंट करना है उसे, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसे एनर्जी, ठीक है। वो जो हीट है 100 डिग्री सेल्सियस से अबव, वो कौन कंज्यूम कर रहा है? पार्टिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसे ले रहे हैं, जिससे वो एग्जेम्प्ट कर सकें, उस पर्टिकुलर बाउंड्री को क्रॉस कर सकें। दैट्स वाई जब तक पानी पूरी तरह से इवोपरेट नहीं हो जाएगा, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। समझ में आया? अब कृपया करके हमारा रिक्वेस्ट है कि घर में जितने थर्मामीटर हैं उनसे एक्सपेरिमेंट मत करना, नहीं वो थर्मामीटर फट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो उतना टेम्परेचर नहीं झेल सकते। क्लियर? वो क्लिनिकल थर्मामीटर है दूसरे, और आपके जो एक्सपेरिमेंट करने थर्मामीटर, एक्सपेरिमेंटल के लिए लैबोरेटरी थर्मामीटर अलग होते हैं, ठीक। तो ट्राई मत करना, नहीं पता चला 100-200 रुपये का नुकसान हुआ तो कंप्लेन हमारे पास आएगी। चलिए, तो यहाँ पे जो है पार्टिकल्स जो है क्या कर रहे हैं? एनर्जी गेन कर रहे हैं, जिससे क्या कर सके? वो उस बाउंड्री को क्रॉस कर सकें। तो वही एनर्जी किस फॉर्म में ले रहे हैं? हीट फॉर्म में ले रहे हैं। इसी कारण से हीट तो बढ़ रही है, बट उसका असर हमारे वाटर के टेम्परेचर में नहीं दिख रहा है। समझ में आया? उसी को हमने क्या कहा है? लैटेंट हीट। क्या कहा है? लैटेंट हीट। इज दैट क्लियर? लैटेंट हीट होता क्या है? इज दैट क्लियर? कि जो जब हम देखें 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी मेल्ट होता है, तो पानी मेल्ट होना शुरू होता है या फ्रीज होना शुरू होता है, ना कि वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। वो हम वो डिपेंड करता है कैपेसिटी के ऊपर। अब एक बूंद पानी है तो उसमें फ्रीज होने में कम समय लगेगा, एक बाल्टी पानी है तो फ्रीज होने में ज़्यादा समय लगेगा। डीप फ्रीजर में रख के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप एक छोटा सा एक डिब्बे में पानी रख दो, जल्दी फ्रीज हो जाएगा। एक बकेट वाटर रखोगे या एक ट्रे भर के वाटर रखोगे तो उसको आइस बनने में समय लगेगा, क्योंकि इसको वॉल्यूम ज़्यादा है ना। जैसा वॉल्यूम ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी और ज़्यादा चाहिए भाई, ज़्यादा का ही वादा। चलिए आगे। बकेट आएगा नहीं डीप फ्रीजर में? नहीं आएगा, थोड़ा बड़ा फ्रिज लीजिए भाई, वो वाला लीजिए, गोदरेज वाला, जिसको आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। अब ये प्रोसेस अब समझ में आया लैटेंट हीट क्या है? अभी क्लियर हो गया लैटेंट हीट का? कोई दिक्कत अभी समझ में आ नहीं रही? हाँ, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? अब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो। क्या देख सकते हो? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेटेंट हीट। देखिए, देखो, सॉलिड से जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, एनर्जी भी बढ़ती है, तो धीरे धीरे क्या होता है? मेल्ट होने लगता है। और किस फॉर्म में चेंज होता है? लिक्विड फॉर्म में। फिर लिक्विड से टेम्परेचर और बढ़ता है,
एनर्जी और बढ़ती है तो जाके क्या होता है, एनर्जी लगातार बढ़ती है। एनर्जी फ्रॉम आपने बढ़ना स्टार्ट किया नहीं, एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई, पार्टिकल्स को एनर्जी मिलने लगी। ठीक है, हो सकता है पहले जो है जो सबसे नीचे सरफेस में है उनको पार्टिकल्स को एनर्जी मिले, बाद में जाके ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिले, लेकिन एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। इसी कारण बॉइलिंग में क्या होता है, जो जिनको एनर्जी मिल जाती है वो ऊपर आ जाते हैं, जिनको एनर्जी नहीं मिलती है तो ऊपर से सरफेस से नीचे जाते हैं। इसी कारण तो वो गोल गोल घूमने लगता है, भूत नहीं लगता है। ठीक है, चलिए फिर लिक्विड से क्या है, एनर्जी और बढ़ती है, टेम्परेचर और बढ़ता है, फिर क्या है, वेपर्स में चेंज होने लगते हैं, और फिर एक वेपोराइजेशन प्रोसेस चलती है, और फिर वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाती है। इज दैट क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, लैटेंट हीट का। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब हम लैटेंट हीट की बात कैसे करते हैं, जैसे कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। फ्यूजन के लिए जब हम बात करते हैं लैटेंट हीट, तो जितना हीट चाहिए 1 किलो वाटर, अब कहोगे सर किलो में, अरे भाई पानी किसी थैले में रख के तौल लो भाई। ठीक है, तो 1 किलो वाटर को आप कन्वर्ट कर रहे हो सॉलिड में, सॉलिड से ज्यादा लिक्विड में। ठीक है, तो जितना हीट चाहिए 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट्स दैट क्लियर? दूसरा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ गिवन लिक्विड इनटू गैस। 1 किलो लिक्विड जो दिया हुआ है उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट चाहिए उसे हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इज दैट क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आइए मेल्टिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग को जान लेते हैं। मेल्टिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड से क्या है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है ऑन हीटिंग एट मेल्टिंग पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट है उसमें आप हीट कर रहे हो, तब क्या हो जाएगा, वो किस फॉर्म में चेंज होगा, गैसेस फॉर्म में ना, कि किसे फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द गिवन सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट वो नहीं होता जिसमें पूरा तरह से सॉलिड क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। वो होता है जिस पॉइंट से, जिस टेम्परेचर से लिक्विड क्या होता, सॉलिड क्या होता है, मेल्ट होना शुरू कर देता है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? फिर बॉइलिंग, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस ऑन हीट एट बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है आपको पता है? बॉइलिंग में क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर किसी एक लिक्विड का टेम्परेचर इतना रेज कर देते हैं तो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स दूर होने लगते हैं, उनको इतना एनर्जी मिल जाती है और वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर जहां से पानी बॉइल करने लगता है, उबलने लगता है या फिर इवोपरेट होने लगता है धीरे धीरे। क्लियर? फिर इवोपरेशन क्या है, ये फिनोमेना है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड से जो गैस, अब ये सोचिए ग्लेशियर से भी भाप निकलती है, ग्लेशियर जो है, जो बर्फ है वहां से भी भाप निकलती है, वो भी गैसेस फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, तो किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है। अब ये सोचिए समुद्र से जो पानी इवोपरेट होके एटमॉस्फेयर में जाता है, इसका मतलब कि समुद्र का पानी बॉइल होता है, उस हिसाब से तो इसके अंदर जो जीव है वो मर जाने चाहिए। हाँ, सारे जीव मर जाएंगे, बॉइल हो रहा है पानी, तो ऐसा नहीं है। सरफेस वाटर को एक सडन एनर्जी मिल जाती है, चाहे वो हवा की मदद से, किसी चीज़ मदद से, और वो इवोपरेट हो जाए। ठीक है, फिर इट इज अ सरफेस फिनोमेना। इसमें सरफेस वाटर पे ही इफेक्ट होता है, अंदर के नीचे के पानी में नहीं। क्लियर? नीचे के लिक्विड में नहीं। क्लियर? फिर इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग एज इट एब्जॉर्ब हीट, और इवोपरेशन कारण ही कूल होता है, ठंडा होता है, उसके कारण ही ठंडक महसूस होती है। क्यों? जब हम क्या कहते हैं, क्या डालते हैं, सेंट डालते हैं, ठंडा महसूस होता है ना। क्यों होता है? सैनिटाइजर में ठंडा महसूस क्यों होता है? जब वेपोराइज होता है, वो वेपर्स के फॉर्म में उड़ जाता है, तो क्या करता है, उस पर्टिकुलर सरफेस की हीट एब्जॉर्ब करता है, तभी तो वेपर फॉर्म में चेंज होने की उसके अंदर ताकत आती है। जब आपके सरफेस एरिया से वो हीट ले ली गई तो ठंडक तो महसूस होगी ही ना। इज दैट क्लियर? समझ में आया? फिर बॉइलिंग, द फिनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग क्या है, एक फिनोमिना है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हो किससे, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। क्लियर? इट इज बल्क फिनोमिना, इसमें ज़्यादा अमाउंट में है वाटर इवोपरेट होता है। अब फैक्टर इफेक्ट एक्टिंग द रेट ऑफ इवोपरेशन। इवोपरेशन किन चीज़ों से इफेक्ट होता है? पहली चीज टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा ही इवोपरेट होगा। जैसे कि आप कपड़े ठंडियों में सूखने में समय लगता है, गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है गर्मी में, और ठंडियों में सर्दी रहती है, ठंडक रहती है। दूसरा सरफेस एरिया, वही कपड़ा आप सिकोड़ के ऐसे रख देते हैं, सूखने में ज़्यादा समय लगता है, और ऐसे कर देते हैं ऐसे तो जल्दी सूख जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो सरफेस एरिया ही तो आप बढ़ाते हैं, कुछ और तो करते नहीं। फिर ह्यूमिडिटी मीन्स प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। आपको क्या लगता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, जल्दी जल्दी कपड़े सूखेंगे? नहीं, क्योंकि पहले से ही एयर जितनी कैपेसिटी है उसमें ज़्यादातर एरिया कौन कवर अप करके रखा है, वाटर वेपर पहले से ही अवेलेबल है। तब समय लगेगा किसी चीज़ को सूखने में या इवोपरेट होने में। क्लियर? तो रेट ऑफ इवोपरेशन घट जाता है। अब ड्रॉप ऑन बॉटल आफ्टर रिमूविंग द फ्रॉम द फ्रिज कूलिंग आउटर सरफेस वाटर वॉल्यूम। अब ये बताइए, फ्रिज से पानी निकालते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है ऐसा कि बूंदे वहाँ पे दिखाई पड़ती हैं। क्या आपकी बॉटल लीक करती है? आपको संदेह क्या उसके बीच में छोटे छोटे गैप्स हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कारण ये होता है क्योंकि जो बाहर आपके एटमॉस्फेयर में, मैंने पहले ही बोला, क्या होता है, वाटर वेपर की प्रेजेंस है। इसी को आप ह्यूमिडिटी जब हाई लो होती रहती है, तो जब सरफेस उसका कूल रहता है, इसका बॉटल का, तो आसपास में जो एयर रहती है उसको भी ठंडा करता है। तो वहाँ पे जो वाटर वेपर है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ड्रॉपलेट्स। दैट्स वाई जो बॉटल के बाहर है आपको पानी देखने को मिलता है। बॉटल लीक नहीं करती, टेंशन ना लीजिए। फिर वाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम गर्मियों में कॉटन कपड़े क्यों पहनते हैं? इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है, लिक्विड है। वो हमारे जो शरीर से पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, उसे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हमें ठंडक महसूस होता है। इसीलिए हम कौन से कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। कब? गर्मियों में। इज दैट क्लियर? समझ आया? चलिए, नेक्स्ट वन इज अर्थन पॉट कूल्स वाटर। जो अर्थन पॉट होते हैं, मिट्टी से बने हुए घड़े होते हैं, उसमें पानी ठंडा कैसे होता है? बताएं कैसे होता है? उसमें माइन्यूट से छोटे छोटे एकदम छोटे, वो आपको माइक्रोस्कोप से हो सकता है दिखें, ऐसे नॉर्मल नहीं दिखेंगे, छेद होते हैं, गैप होता है। उससे क्या होता है, एक बूंद या हल्का हल्का पानी, इतना हल्का कि आपको जाना ही नहीं पड़ता। इसी कारण से आप जब घड़े को देखें तो बाहर से गीला गीला दिखता है। क्यों होता है गीला? क्योंकि हल्का हल्का पानी उससे निकलता रहता है, हम उसे कहते हैं रास्ता रहता है। क्लियर? तो जो पानी निकलता है सरफेस पे आता है और वो टेम्परेचर के कारण इवोपरेट होता है, और जब वो इवोपरेट होता है तो घड़े के ऊपर का जो गर्मी है उसको अपने साथ ले जाता है। तो घड़ा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और जब घड़ा ठंडा हो गया तो अंदर का पानी भी ठंडा हो जाएगा। इसी कारण से जो घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। समझ में आया? और उसे धूप में रख दे ठंडा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि धूप में तो ऑलरेडी उसे सन टेम्परेचर दे रहा है, तब उसे घड़े की टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। लेकिन अब छाँव में रख देते हैं तो ज़्यादा ठंडा करता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया घड़े का पानी कैसे ठंडा होता है? इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। ये चैप्टर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे इज मैटर प्योर और इम्प्योर, उसमें हम प्योरिटी चेक करेंगे किसी भी मैटर की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप लोग देखिए, आपको समझ में आ गया हो, अच्छी बात है। नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग डाउट पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर का हम मिलेंगे। आप लोग प्लीज़ चार्ट प्रिपेयर करके आए।